6 फरवरी 1890 को पेशावर के एक मरूब कबीले उत्तमानज़े में जन्म लेने वाले अब्दुल गफ़ार ख़ान के वालिद का नाम बहराम ख़ान था, जो एक बहुत बड़े जागीरदार थे। मरहूम अब्दुल गफ़ार ख़ान, जिसको सारी दुनिया बादशाह ख़ान के नाम से जानती है, एक बेहद निडर और इंतहाई कौम परस्त पश्तून लीडर थे। आपने अंग्रेज़ों को निकालने और जंग आज़ादी हिंदुस्तान में एक अहम रोल अदा किया था। तकसीम हिंद से पहले आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम रुकन थे, और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस तकसीम हिंद के मुआहदे पर राज़ी हुआ तो आपने फ़ौरन कांग्रेस को खैरबाद कह दिया, क्योंकि आप तकसीम हिंद के सख्त मुखालिफ थे और किसी तरह भी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते थे। क्योंकि 1944 में दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर दुनिया की बड़ी और ताकतवर ममालिक के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक पर काबिज़ रहना नामुमकिन था, तो उन ताकतों ने उस वक़्त एक पॉलिसी अपनाई जिसको डिवाइड एंड रूल के नाम से पुकारा जाता था, जिसके तहत मुतनाज़िया तकसीम की जाती थी और वो ममालिक हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे। दूसरी तरफ बादशाह ख़ान पश्तूनों के लिए एक अलग और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाने के हामी थे, जिसकी वजह से आप हमेशा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सख्त मुखालिफ थे, और जून 1947 में अपनी पार्टी खुदाई खिदमतगार के तहत करारदाद बनू या पश्तूनिस्तान करारदाद पास किया, जिसमें पश्तूनों के लिए एक अलहदा और ख़ुद मुख्तार मुल्क पख्तूनिस्तान का मुतालबा किया गया था। लेकिन बरतानवी राज ने उनका ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया और बादशाह ख़ान का वो ख्वाब भी अधूरा रह गया, और बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज वजूद में आ गया। ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान एक अजीम लीडर के साथ साथ एक रासिउल अक़ीदा मुसलमान और बेहद सादगी पसंद इंसान थे। आपने हमेशा आदम तशद्दुद की पॉलिसी अपनाई और महात्मा गांधी के साथ तारीख़ के सबसे पहले नॉन वायलेंट आर्मी का बुनियाद भी रखा, और हमेशा जंग जदल और तशद्दुद के सख्त मुखालिफ रहे। बादशाह ख़ान अपने अफ़कार, तालीमात और अपने कौम के लिए बेलौस खिदमत के जज्बे की वजह से फ़ख्र अफ़गान के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पर हम आपको फ़ख्र अफ़गान बादशाह ख़ान की समाजी ज़िंदगी के चंद नुमाया पहलुओं के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान ने 1910 में अपनी समाजी और इस्लाही ज़िंदगी का आगाज़ किया, जिसने बाद में एक कौमी तहरीक का रूप धार लिया। नंबर 2, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान ने सन 1910 में एक इस्लाही जरगे की बुनियाद रखी और इसकी मदद से एक आज़ाद मदरसे की तामीर का भी फैसला किया, और 1930 तक तकरीबन 136 आज़ाद मदारिस कायम कर दिए, जिसके सारे असातिज़ा रज़ाकार होते थे। नंबर 3, ख़ान अब्दुल वली ख़ान एक अजीम सियासतदान और हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने भी उसी आज़ाद मदारिस से तालीम हासिल की थी। नंबर 4, अब्दुल गफ़ार ख़ान ने 1928 में पख्तून के नाम से एक रिसाले का इजरा किया, जो आज तक बादशाह ख़ान मरकज़ से माहाना छपता है, जिसने पश्तूनों और पश्तो अदब और सकाफ़त के लिए ग्रांक़दर खिदमात अंजाम दी। नंबर 5, अब्दुल गफ़ार ख़ान ने सन 1929 में खुदाई खिदमतगार तहरीक की बुनियाद भी रखी, जिसका बुनियादी मकसद फलाही और समाजी काम थे, जिसने बाद में एक बड़ी तहरीक का रूप धार लिया और जो दुनिया भर में पश्तूनों की शनाख्त बन गई। नंबर 6, जनरल अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फ़ातिमा जना पर जब धांधली के इल्ज़ामात लगे तो बादशाह ख़ान और अब्दुल वली ख़ान फ़ातिमा जना के साथ खड़े थे और एक काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया था। नंबर 7, अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर अमल पेरा होने के बावजूद ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान ने सन 1960 और 70 का अशरा ज़्यादातर जेल या जलावतनी में गुजारा। नंबर 8, फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद के बानी, खुदाई खिदमतगार और फलाही व समाजी कारकुन अब्दुल गफ़ार ख़ान ने अपनी आधी ज़िंदगी तकरीबन 40 साल जेल या जलावतनी में गुजारे। नंबर 9, सन 1987 में फ़ख्र अफ़गान बादशाह ख़ान वो पहली शख्सियत थे जिसको भारतीय शहरी न होने के बावजूद भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। नंबर 10, सन 1988 में ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान का इंतकाल हुआ और आपको वसीयत के मुताबिक जलालाबाद अफ़गानिस्तान में दफनाया गया।